11th क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे बताने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक के बारे में बताती हूँ और उसका नाम है बद्ध माध्यम। क्योंकि अप्रगामी तरंगों के लिए ये एक कंडीशन है कि बद्ध माध्यम होना ज़रूरी है। तो ये क्योंकि आवश्यक कंडीशन है, एक नेसेसरी कंडीशन है, तो बद्ध माध्यम होता क्या है? बद्ध मतलब बाउंड मीडियम। ऐसा माध्यम जिसकी एक बाउंड्री होती है उसको हम बद्ध माध्यम बोलते हैं। मतलब बाउंड्री से वो एक जो माध्यम है वो दूसरे माध्यमों से सेपरेट होता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं बद्ध माध्यम। जैसे मैं बोलती हूँ तो बोलते रहने से जिस माध्यम में बोल रही होती हूँ वो बद्ध माध्यम नहीं है, क्योंकि वो है वायु। बद्ध माध्यम हो गया जैसे बांसुरी में जब ध्वनि उत्पन्न करने के लिए फूंक मारी जाती है तो बांसुरी की बाउंड्रीज हैं। बांसुरी जहाँ से शुरू हुई और जहाँ तक खत्म हुई वो उसकी बाउंड्रीज हैं, तो बांसुरी कैसा माध्यम हो गया? बद्ध माध्यम। इसी तरीके से सितार या वायु स्तंभ या तबला, ये सब कैसे माध्यम हुए? ये हुए बद्ध माध्यम, जिनकी कुछ बाउंड्री होती है, उसे बोला जाता है बद्ध माध्यम। और ये जो बद्ध माध्यम होते हैं इसमें सिर्फ कुछ निश्चित जो आवृत्तियां हैं उनके ही कंपन होते हैं। हर तरह की आवृत्तियों के कंपन नहीं सुनाई देते बद्ध माध्यम में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सितार, बांसुरी, तबला, ये सब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको बजाने पर कुछ पर्टिकुलर जो आवृत्तियां हैं, कुछ निश्चित आवृत्तियां हैं, उनके ही स्वर निकलते हैं। तो ये जो बद्ध माध्यम होते हैं ये कुछ निश्चित आवृत्तियों के स्वर को ही उत्पन्न करते हैं। अब जैसे अगर मैं हवा में बोलूं, क्लासरूम में जैसे मैं बोलती हूँ, वायु में जब बोलती हूँ, तो वहां पर कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, कोई बद्ध माध्यम, कोई बाउंड्री वाला माध्यम नहीं है। तो जब बोलते हैं, जैसे यहां से कोई तरंग चली, ये मैंने एक ऐसे ही सपोज कर लिया कि कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, मतलब कोई भी परावर्तक तल जो है वो अनुपस्थित है। तो क्या होता है? ये तरंग इस तरीके से चली और उसके बाद फिर आगे बढ़ गई और इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है परावर्तक तल की अनुपस्थिति में। मतलब जब कोई बद्ध माध्यम ना हो। पर अगर माध्यम बद्ध हो, जैसे बांसुरी की इस तरफ माध्यम है और इस तरफ माध्यम है, तो क्या होता है कि ये तरंग यहाँ तक गई और जाने के बाद ये एक परावर्तक तल है। जो बाउंड्री होती हैं वो परावर्तक तल की तरह व्यवहार करती हैं, तो इससे क्या होता है? ये तरंग परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। और इन दोनों तरंगों के, जैसे ये तरंग यहाँ से गई फिर परावर्तित होकर वापस लौट आई, इन दोनों तरंगों के, ये तरंग जो जा रही है ये आपतित तरंग और जो वापस आएगी वो परावर्तित तरंग। तो आपतित तरंग और परावर्तित तरंग के अध्यारोपण से जो तरंग उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे जो हैं उत्पन्न कैसे होती हैं? प्रगामी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। पर प्रगामी तरंग कौन सी? आपतित, उसके बाद परावर्तित, और उन दोनों के अध्यारोपण से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको बोलते हैं अप्रगामी तरंगे। अब ये जो बद्ध माध्यम है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कोमल को मुक्त भी बोला जाता है, और दूसरा होता है कठोर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कठोर को दृढ़ भी बोला जाता है। कोमल या मुक्त आप इस तरीके से ले सकते हैं, जो खुले हुए होते हैं बद्ध माध्यम, उनको बोला जाता है कोमल या मुक्त। जैसे कि बांसुरी के दोनों सिरे खुले हुए होते हैं, तो वो कैसे सिरे होंगे? कोमल या मुक्त। और अगर हम तबले की बात करें या सितार की जो तार होती है, सितार की तार क्या होती है? दो खूंटियों में बंधी हुई होती है, तो इसके दोनों सिरे कैसे हो गए? इसके सिरे हो जाएंगे कठोर या फिर
दृढ़। तो दो तरह के मध्य माध्यम या फिर जो सिरे होते हैं, परिसीमा होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक तो कोमल या मुक्त जिसको हम बोलते हैं, और दूसरी कठोर या दृढ़। अब प्रगामी तरंग जो आपतित होती है, जो जाती है, वो तो इसी तरीके से रहेगी। अगर कोमल तल है तो जो वापस आने वाली तरंग होती है, जो परावर्तित तरंग होती है, उसकी कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर से ध्यान रखिए, कोमल अथवा मुक्त तल से परावर्तित होने पर तरंग की कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगर कठोर तल है, या जिसको मैं दृढ़ भी बोल रही हूं, कठोर या बंद या दृढ़, इससे जो परावर्तित होती है तरंग, तो तरंग की कला में 180 डिग्री या जिसको हम बोलते हैं पाई का परिवर्तन हो जाता है। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कोमल या मुक्त तल की। तो कोमल या मुक्त तल है, हमने ये मान लिया कि ये जो तल है ये कोमल है। हालांकि मैंने बाउंड्री बना दी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, पर जब कोमल है तो इस तरीके से लाइन नहीं होगी उसकी। ये तरंग है आपतित, ये है आपतित। और मैंने आपको कहा कि जो परावर्तित होती है तरंग कोमल तल से, उसकी कला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो वापस आएगी, परावर्तित होगी, वो किस तरीके से आएगी? अगर यहाँ पर तल ना होता तो ये किस तरीके से जाती, इसके बाद ऐसे जाती, तो ऐसे ही वापस आएगी। ये आपतित और ये परावर्तित। तो कोमल या मुक्त तल जो होता है, उससे परावर्तित होने पर जो परावर्तित तरंग होती है, उसकी कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला तो है साइन कर्व, क्योंकि 0 से वैल्यू शुरू हुई है। साइन की वैल्यू 0 से ही शुरू होती है, फिर मैक्सिमम पे जाती है, फिर 0 पे आती है, फिर नीचे की तरफ मैक्सिमम पे जाती है। तो इसको बोलते हैं साइन कर्व। अगर हम कॉस कर्व को देखें, कॉस जो है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम कॉस कर्व को देखें तो कॉस का ग्राफ इस तरीके से होता है। ये तो है आपतित, और जो परावर्तित होगी इसके बाद किस तरीके से आगे जाती है? कोमल तल है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस तरीके से आगे जाती, तो इसी तरीके से वापस आएगी। ये तो कोमल या मुक्त तल होने पर तरंग की कला में, जो परावर्तित तरंग होती है, उसकी कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जो कठोर या बंद या दृढ़ जिसको बोलते हैं, अगर वो तल हो तो कला में किस तरीके से परिवर्तन होता है। ये है कठोर। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। ये साइन कर्व है। अगर ये कठोर तल ना होता तो ये किस तरीके से आ जाती, इस तरीके से
पर अभी मैंने आपको बताया कि कठोर या बंद या दृढ़ जो तल होता है उसमें जो परावर्तित तरंग होती है उसमें कितने का परिवर्तन हो जाता है, 180 डिग्री। ऐसे जाने के बजाय अगर हम 180 डिग्री इसको घुमा दें तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगी। तो जो परावर्तित तरंग होगी उसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। ये है ये आपतित और ये परावर्तित। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अगर कोमल तल है तो जो परावर्तित तरंग होती है उसकी कला में कोई परिवर्तन नहीं होता, और अगर कठोर तल है तो जो परावर्तित तरंग होती है उसकी कला में 180 डिग्री का परिवर्तन या पाई का परिवर्तन हो जाता है। अब बात करते हैं अप्रगामी तरंगों की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी। तो अप्रगामी तरंगों की डेफिनेशन क्या बनेगी, जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगें किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो नई तरंग उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं अप्रगामी तरंग। एक वर्ड यूज किया गया है कि बद्ध माध्यम में, तो ये बद्ध माध्यम होना जो है ये अप्रगामी तरंगों के लिए एक विशेष, एक नेसेसरी कंडीशन है कि बद्ध माध्यम होगा तभी अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होंगी। और कैसे उत्पन्न होंगी, जब तो एक जैसी अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से पर विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनके अध्यारोपण से जो उत्पन्न होगा वो होंगी अप्रगामी तरंगे। अब अप्रगामी तरंगे जो होती हैं इनका अगर हम इंग्लिश में नाम देखें, इनका जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है स्टेशनरी वेव्स। क्योंकि ये अभी जब हम इसको ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे तो पता चलेगा कि ये वेव्स जो हैं ये कांस्टेंट रहती हैं, एक ही जगह पर ये क्या होती हैं, एक ही जगह पर कम होती रहती हैं या ज़्यादा होती रहती हैं, मतलब ये बाहर नहीं निकलती, एक ही जगह पर कांस्टेंट रहती हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है स्टेशनरी वेव्स या फिर अप्रगामी तरंगे। तो अब अप्रगामी तरंगों का हम जो ग्राफ है वो देखते हैं। अगर हम खुले सिरे पर लें, कोमल तल पर तरंग के परावर्तन से उत्पन्न अप्रगामी तरंग की ग्राफीय व्यवस्था। आपको पता है कि जो ये अप्रगामी तरंगे हैं ये प्रगामी तरंगों से उत्पन्न होती हैं, और प्रगामी तरंग की जो समीकरण है, अगर कोई जो प्रगामी तरंग है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही हो तो उसकी जो समीकरण होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अप्रगामी तरंग के लिए एक तो आपतित तरंग होती है, आपतित प्रगामी तरंग, और एक होगी परावर्तित जो वापस लौट के आ रही होगी। अब क्योंकि हमने कोमल तल लिया है तो कोमल तल में मैंने आपको बताया कि जो परावर्तित हो रही होती है उसकी कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो परावर्तित वाली होगी ये तो हो गई आपतित की समीकरण, और जो परावर्तित होगी क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उसकी समीकरण क्या बनेगी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। अब हम t के अलग अलग वैल्यूज के लिए आपतित और परावर्तित जो तरंगे हैं इनकी इक्वेशंस देखते हैं कि क्या होगी। तो जो आपतित तरंग की समीकरण है वो, और परावर्तित की जो है वो समीकरण हम यहाँ लिखेंगे, और t की ये t बराबर t पर जो समीकरण है वो है आपतित की
y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो परावर्तित की है वो क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब t की अलग अलग वैल्यूज के लिए t बराबर 0 पे हम देखेंगे, t बराबर t/4 रखने पर, t बराबर t/2 रखने पर, और t बराबर 3t/4 रखने पर, और t बराबर कैपिटल T रखने पर। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जब हम t को 0 रख देंगे तो y का मान क्या आएगा, माइनस ए साइन के एक्स, और जब हम यहाँ पर t को 0 रखेंगे तो y का मान आएगा प्लस ए साइन के एक्स। इसका मतलब परावर्तित जो है आपतित के क्या आई, विपरीत आई। ये माइनस ए साइन के एक्स है, ये प्लस ए साइन के एक्स है। अब हम t का मान t/4 अगर रखें, t का मान t/4 रखने पर y का मान आएगा a कॉस के एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा y का मान, यहाँ पर प्लस a कॉस के एक्स, और यहाँ पर भी आएगा प्लस a कॉस के एक्स। ये किस तरीके से आएगा मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ओमेगा जो है वो होता है 2π/t, और t का मान हमने रखा t/4, t से t गया, ये 2 से 2, तो ये बचा अंदर π/2 माइनस के एक्स, तो ये हो जाएगा चेंज कॉस में। π/2 माइनस के एक्स जो है वो कॉस के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए ये प्लस ए कॉस के एक्स। इसी तरीके से ये भी प्लस ए कॉस के एक्स। अब t/4 पर इसका मतलब यहाँ आपतित और परावर्तित जो है वो कैसी हैं, समान है। इसी तरीके से t/2 पर हम निकालेंगे, t/2 पर ये वैल्यू आएगी प्लस ए साइन के एक्स, और ये वैल्यू आएगी माइनस ए साइन के एक्स। फिर से दोनों कैसी हो गई, विपरीत। 3t/4 पर देखते हैं, y की वैल्यू आएगी माइनस ए कॉस के एक्स, और इसकी वैल्यू भी माइनस ए कॉस के एक्स। फिर से दोनों कैसी हो गई, समान। और कैपिटल T रखने पर तो हमें पता ही है y इज इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स, और y इज इक्वल टू प्लस ए साइन के एक्स। फिर से कैसी आई, विपरीत। तो ये वैल्यूज आई, कब विपरीत हैं परावर्तित और आपतित एक दूसरे के, कब समान है, कब विपरीत है, कब समान है, कब विपरीत है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले t बराबर 0 की अगर हम बात करें, t बराबर 0 पर जो आपतित है वो है माइनस ए साइन के एक्स। साइन का ग्राफ जो है वो यहां से शुरू होता है, पर ये माइनस का है तो इसलिए इसका ग्राफ होगा ऐसे। ठीक है, ये तो हो गई आपतित। और परावर्तित जो है वो इसके विपरीत है, प्लस ए साइन के एक्स। आपतित को मैं पूरी लाइन से शो कर रही हूं, और जो परावर्तित वाली है इसको डॉटेड लाइन से। ये जो है हम ये मान लेते हैं कि ये खुला सिरा है, तो यहां से तरंग गई, यहाँ परावर्तित होकर वापस लौट आई। अब इन दोनों के अध्यारोपण से जो बनती है वो बनती है अप्रगामी तरंग। तो इन दोनों का योग करने पर ये आएगी, इसको मैं डार्क कर रही हूँ। ये हो गई अप्रगामी तरंग के लिए ग्राफ। नेक्स्ट, ये t बराबर 0 पर। अब हम करते हैं t बराबर t/4 पर। t बराबर t/4 पर आपतित प्लस a cos के x और परावर्तित भी प्लस a cos के x, मतलब दोनों समान हैं। तो अब हम इसे कैसे शो करेंगे, प्लस a cos के x। cos का जो ग्राफ होता है वो यहाँ से शुरू होता है,
ये और परावर्तित भी यही है। इसको थोड़ा सा अलग मैं शो कर देती हूँ ताकि पता चल जाए। अब इन दोनों के जो अध्यारोपण से बनेगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। जो अप्रगामी तरंग बनी वो कैसी हुई, ऐसी। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये हो गई अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग में हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर जो विस्थापन होता है वो शून्य होता है। जैसे आप ये देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर विस्थापन जो है वो मैक्सिमम होता है। जैसे ये वाला पॉइंट मैक्सिमम, यहाँ पर विस्थापन मैक्सिमम, यहाँ विस्थापन मैक्सिमम, यहाँ पे विस्थापन मैक्सिमम। तो जहां पर विस्थापन शून्य होता है उसको बोलते हैं निस्पंद। इसलिए निस्पंद यानी कि नॉड्स। तो ये पहला निस्पंद है N1, ये दूसरा निस्पंद है N2, ये तीसरा हो गया N3, इस तरीके से। और ये हो गया N4। तो इस तरीके से निस्पंद बनते हैं। और जहां पर विस्थापन मैक्सिमम होता है, जैसे ये पॉइंट, इसको बोलते हैं प्रस्पंद, एंटी नॉड्स। तो ये A1, A2, A3, A4। तो जहां विस्थापन शून्य वहां निस्पंद, और जहां विस्थापन मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं प्रस्पंद, एंटी नॉड्स। इसी तरीके से अगर हम आगे देखते जाएं, एक ग्राफ में और आपको बना के शो कर देती हूँ। T इज इक्वल टू T/2 पर। तो T इज इक्वल टू T/2 पर आप देखिए, T/2 पर y इज इक्वल टू a प्लस a साइन kx था, और y परावर्तित का जो था वो माइनस a साइन kx था, मतलब एक दूसरे के विपरीत। तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आपतित प्लस a साइन था तो ऊपर की तरफ आएगी, और जो परावर्तित है वो माइनस a साइन था तो वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। तो इनके अध्यारोपण से जो तरंग होगी, अप्रगामी तरंग, वो कौन सी होगी, ये वाली। इसी तरीके से आप आगे भी शो कर सकते हो। मैं इतने में ही आपको बता देती हूँ कि अप्रगामी तरंग जैसे हमने t=0 पे देखा, यहीं पर थी, यहीं पर कम या ज्यादा हो रही थी। यहाँ पर देखा, यहीं पर कम ज्यादा हो रही है। इसी तरीके से इसमें देखा, यहाँ पर भी कम या ज्यादा हो रही है। तो अगर हम, जैसे मैंने अभी T=T/2 तक बनाया, तो जो परिणामी तरंग है उसको अगर हम अलग अलग कंडीशंस में देखें, आप T/2 के बाद 3T/4 या कैपिटल T तक भी देख सकते हो, तो हमें पता चलेगा इसकी नेचर के बारे में, अप्रगामी तरंगों की नेचर के बारे में, कि अप्रगामी तरंगे जो हैं वो ना तो राइट साइड ना लेफ्ट साइड, ये आगे नहीं बढ़ती, बस अपनी ही जगह पर रहकर या तो फैलती रहती हैं या सिकुड़ती रहती हैं। ऊपर की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ आएंगी, या सेंटर में रहेंगी, आगे पीछे नहीं चलती। तो ये हैं अप्रगामी तरंगे।